चलो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का एक गुण है प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के पिछले टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करें यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, तो लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अर्थात इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी पहली प्रॉपर्टी यह हो जाएगी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी खास बात कि यह निर्वात में 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें परावर्तन का गुण होता है, परावर्तन का गुण होता है। चौथी प्रॉपर्टी, इसमें अपवर्तन का गुण होता है। पांचवी प्रॉपर्टी, इसमें विवर्तन का गुण होता है। छठवीं प्रॉपर्टी, इसमें व्यतिकरण का गुण होता है। सातवीं प्रॉपर्टी, इसमें ध्रुवण का गुण होता है। और आठवीं प्रॉपर्टी, इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गुण होता है। तो जब सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में चर्चा किए तो सबसे पहला सिद्धांत जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन का पहला सिद्धांत था कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत में पता था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, और कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश के 2 गुण, एक तो परावर्तन की व्याख्या की थी और एक अपवर्तन की व्याख्या की थी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक जो ये बता डाला कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड या उसका वेग जो है वो बढ़ जाता है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोको, और फोको ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है। यानी फोको के इस प्रयोग के दौरान जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था वो विफल हो गया, और जैसे ही न्यूटन का कणिका सिद्धांत विफल हुआ तब तक वहां लेकर के पहले से तैयार थे हाइगेंस। चूंकि हाइगेंस ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका न्यूटन के सामने कुछ चलने वाला तो था नहीं, इस नाते उनकी मजबूरी थी, वो अनजान जान करके भी अनजान बने थे, क्योंकि न्यूटन ने जो कणिका सिद्धांत दिया था इसके सामने उनका जो तरंग सिद्धांत था उसका प्रदर्शन करना जो है वही होगा कि सूर्य के सामने जो है वो दीपक दिखाने की तरह। लेकिन जैसे ही फोको के प्रयोगों के दौरान न्यूटन का कणिका सिद्धांत विफल हुआ, तैसे ही हाइगेंस ने लाकर के अपना तरंग सिद्धांत रख दिया, और हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर बताया कि भाई जो न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, कणिका है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। और तरंग के आधार पर अब हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन की भी व्याख्या कर डाली, अपवर्तन की भी व्याख्या कर डाली, विवर्तन की भी व्याख्या कर डाली, व्यतिकरण की भी व्याख्या कर डाली, और ध्रुवण की भी व्याख्या कर डाली। लेकिन ध्रुवण की व्याख्या करने से पहले जो उन्होंने तरंग सिद्धांत दिया था, तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन ये तो कणिका सिद्धांत के आधार पर भी सिद्ध हो गया था, लेकिन विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण ये तरंग के जो मेन गुण थे, उसमें विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत पर किया, लेकिन उन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना। क्या माना? अनुदैर्ध्य तरंग, यानी लाइट जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। लेकिन इस अनुदैर्ध्य के आधार पर
ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था फ्रेनल, और फ्रेनल ने यह बताया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग के आधार पर उन्होंने फिर किसकी व्याख्या कर डाली, ध्रुवण की। इस प्रकार हाइगेंस ने अब जो है अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कर डाली, अपवर्तन की व्याख्या कर डाली, विवर्तन की कर डाली, व्यतिकरण की कर डाली। लेकिन उनका केवल ये था कि प्रकाश एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको बाद में फ्रेनल ने जाकर सही कर दिया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंग है, जिनमें वैद्युत वेक्टर का कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत वैद्युत वेक्टर का कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, और इस आधार पर ध्रुवण की भी व्याख्या हो गई। लेकिन अभी भी एक मालूम फंसा कि लास्ट में जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या थी वो तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। तो चले हम लोग अब अध्ययन करें कि ध्रुवण वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो जब किसी प्रकाश को किसी क्रिस्टल से, जैसे टूरमैलिन या NaCl, इन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है, तो जनरली जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में कंपन करते हुए चलता है। ऐसे ये देखिए सभी दिशाओं में। और जब इसे हम किसी क्रिस्टल से होकर गुजारेंगे तो क्रिस्टल की अपनी एक अक्ष होती है, यानी हर क्रिस्टल का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसकी खास बात होती है, उसके मॉलिक्यूल एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये प्रकाश इस क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो केवल और केवल वही प्रकाश पारगमित हो पाता है जो इसके अक्ष के समांतर कंपन करता है। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये प्रकाश है, इसमें ये जो एरो है ये वैद्युत वेक्टर का कंपन है। और सभी प्रकाश के पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वैद्युत क्षेत्र और प्लस उसका होता है चुंबकीय क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसी नाते इसी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो अपने साथ वैद्युत क्षेत्र भी ले सकती है और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन किसी भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो प्रकाशिकी गुण होता है वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र के कंपन के कारण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो है प्रकाशिकी गुण वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र के कंपन के कारण होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का कोई योगदान नहीं होता। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में दो चीजें होंगी, वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। वैद्युत वेक्टर भी कंपन करेंगे, चुंबकीय वेक्टर भी कंपन करेंगे, दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत भी होंगे। लेकिन उस विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो प्रकाशिकीय गुण होता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं वो केवल और केवल वैद्युत वेक्टर के कंपन के कारण होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का कोई योगदान नहीं होता। और इसी वैद्युत वेक्टर को हम लोग यहां दिखा रहे हैं कि अगर जो कोई विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि प्रकाश चल रही है, ट्रेवल कर रही है किसी माध्यम में, तो वैद्युत वेक्टर का कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होगा। और जब हम इसे किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से वगैरह गुजारेंगे तो जो प्रकाश पहले ये सभी दिशाओं में कंपन करते हुए प्रवेश की, लेकिन जब ये बाहर निकलती है तो ये सभी दिशाओं में कंपन ना करके केवल अक्ष के समांतर कंपन करते हुए निकलती है। बाकी सारे के सारे प्रकाश क्रिस्टल द्वारा रोक लिए जाते हैं। यानी क्रिस्टल के पहले की जो प्रकाश थी वो अध्रुवित थी, अनपोलराइज्ड थी, और क्रिस्टल से निकलने वाली ये ध्रुवित हुई। लेकिन हम इसे अपनी आंखों द्वारा देखकर के ये नहीं आभास कर पाते कि कोई प्रकाश ध्रुवित है कि अथवा अध्रुवित है। फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ कि आखिर इसका पता हम कैसे लगाएंगे। पुनः इसी के सामने हम एक और ऐसे ही क्रिस्टल ला करके रख देंगे और हर क्रिस्टल की अपनी एक अक्ष होती है। अब ये जब क्रिस्टल से होकर गुजरेगी तो अगर इन दोनों के अक्ष परस्पर समांतर रहेंगे तो यहां से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिकतम। लेकिन अगर इसके अक्ष एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते जाए या लंबवत होते जाए तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम। यानी पहले प्रकाश क्रिस्टल के सामने दूसरे क्रिस्टल को रखकर अगर हम घुमाएंगे, दूसरे क्रिस्टल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में अगर परिवर्तन हो रहा है तो यह सिद्ध करता है कि पहले क्रिस्टल से
निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित है। और अगर इस क्रिस्टल को घुमाने से इसकी तीव्रता में या दूसरे कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये फिक्स हो जाता है कि पहले क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश आध्रुवित है। पहला क्रिस्टल जिस पर आध्रुवित प्रकाश आकर गिरता है उसको हम लोग ध्रुवक, चाहे पोलराइडर या हिंदी में ध्रुवक है, उसे हम लोग ध्रुवक। और दूसरा क्रिस्टल ये बताता है कि पहले क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित है अथवा आध्रुवित, उसको हम लोग विश्लेषक। इसको हम पोलराइजर, इसको हम लोग एनालाइजर बोलते हैं। इसको हम लोग पोलराइजर, पहले क्रिस्टल जिस पर आध्रुवित प्रकाश आकर गिरता है उसको हम लोग पोलराइजर, और ध्रुवित प्रकाश जिस पर गिरता है उसको हम लोग एनालाइजर बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम ध्रुवक है, इसका नाम विश्लेषक है। विश्लेषक ये सिद्ध करता है या विश्लेषक ये बताता है कि ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित है अथवा आध्रुवित। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर के कोई आध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो टूरमैलिन क्रिस्टल उसको सभी दिशाओं में कंपन ना करके केवल अपने उससे निकलने वाले प्रकाश अक्ष के समांतर कंपन करने लगती है। उसकी इस घटना को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों में कंपन ना करके केवल एक ही दिशा में कंपन करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का, इस घटना को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, और ऐसे प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक।